हेलो स्टूडेंट, कैसे हो बेटा। एनटीए आईआईटी जेई मेन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पेपर नंबर 18 के बारे में डिस्कस करेंगे। आपने इससे पिछला वीडियो देखा होगा बेटा, तो आपने देखा होगा कि मैं हर क्वेश्चन को उसके कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अर्थात क्वेश्चन और क्वेश्चन के साथ में उसकी थ्योरी वाला पोर्शन भी हम आपको ज़रूर बता रहे हैं, ताकि आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए किन किन पॉइंट की रिक्वायर्ड होती है ये भी पता चल जाए, और किसी भी क्वेश्चन में क्या क्या की पॉइंट होते हैं उनका भी पता चल जाए। तो आज का वीडियो भी बेटा आप लास्ट तक देखो, ताकि आप लोगों का रिवीजन भी हो जाए और आप लोगों को उस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में भी पता चले। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 14 है। आपको इसका IUPAC नेम बताना है। आप जरा देखिएगा इस कंपाउंड में आपका फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा, CN साइनाइड। आप देखो अगर फंक्शनल ग्रुप साइनाइड है तो आपको पता है जो चेन का सिलेक्शन होगा वो इस साइनाइड से ही होगा, और नंबरिंग भी यहाँ से होगी। तो ये नंबर 1 होगा, ये नंबर 2 होगा, ये नंबर 3 होगा। तो यहाँ पर ये 3 कार्बन का चेन हो गया। अब आप जरा देखो ये जो 3 कार्बन का चेन है उसके बाद में ये जो सारा पार्ट है ये आपकी सब्स्टिट्यूटेंट चेन है, इसमें भी नंबरिंग करेंगे। और सब्स्टिट्यूटेंट चेन में नंबरिंग हमेशा पेरेंट चेन के जहाँ से होती है वहाँ से होगी। तो ये नंबर 1 होगा, फिर ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5, ये नंबर 6 हो जाएगा। अब आप देखो पेरेंट चेन के 3rd नंबर के कार्बन पर और इस सब्स्टिट्यूटेंट चेन में भी आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप है, अर्थात ये अल्कोहल है, बट यहाँ पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप नहीं सब्स्टिट्यूटेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो जरा देखो आप मेन चेन का कौन सा नंबर का कार्बन है, 3 नंबर का कार्बन। तो मेन पेरेंट चेन के 3 नंबर के कार्बन पर, अब सब्स्टिट्यूटेंट चेन में भी 3 नंबर पर 4 नंबर पर हाइड्रोक्सी है। तो आप क्या लिखोगे, 3,4 डाई हाइड्रोक्सी, जबकि 5 नंबर के कार्बन पर हाइड्रोक्सी मिथाइल है। तो इसके बाद लिखेंगे 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल। उसके बाद में टोटल 6 कार्बन है और रिंग की फॉर्म में है, तो क्या आ जाएगा, साइक्लोहेक्साइल। तो ये जो पोर्शन आया है ये तो अभी आपकी जो सब्स्टिट्यूटेंट चेन है उसके अंदर है। कहने का मतलब है अभी हमने जो लिखा है वो लिखा है लोकेंट एंड प्रीफिक्स, लोकेंट प्लस प्रीफिक्स लिखा है मैंने अभी। अब मैं लिखूंगा रूट नेम, और रूट नेम के बाद में सफिक्स, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी अकॉर्डिंग टू बॉन्ड और सेकेंडरी अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप। तो अभी आप देखिएगा ये मेन पेरेंट चेन के 3rd नंबर के कार्बन से सब्स्टिट्यूटेंट चेन में 3 पर, 4 पर और 5 पर है, तो हमने लिख दिया 3,4 डाई हाइड्रोक्सी, 5 पर है हाइड्रोक्सी मिथाइल और साइक्लोहेक्साइल। अब आप जरा देखो पेरेंट चेन कितने कार्बन, और पेरेंट चेन में भी सब्स्टिट्यूटेंट है 2 पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 फिनाइल। अब आप जरा देखो कितने कार्बन का चेन है, 1 2 3, 3 कार्बन का चेन है, तो बताओ रूट नेम क्या आ जाएगा, प्रोपेन। तो ये प्रोपेन हो गया। सफिक्स प्राइमरी कोई भी नहीं है क्योंकि सभी में सिंगल बॉन्ड है। सफिक्स सेकेंडरी अकॉर्डिंग टू बॉन्ड, बॉन्ड में CN है, साइनाइड के लिए क्या लगेगा, नाइट्राइल लगेगा। तो बताओ इसका करेक्ट IUPAC नेम क्या होगा, 3, उसके बाद में 3,4 डाई हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल, साइक्लोहेक्साइल, 2 फिनाइल, प्रोपेन, नाइट्राइल। बताइएगा कौन सा आंसर आपका राइट है बेटा, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, Cl और रिंग टर्सरी ब्यूटोक्साइड और आपको टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल गिवन है। ए यहाँ से बन रहा है कोई प्रोडक्ट, तो आपको बताना है ए क्या है। तो सिंपल सी बात है बेटा, टर्सरी ब्यूटोक्साइड आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर एलिमिनेशन, इट इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन। और एलिमिनेशन भी मैं आपको क्लियर कर दूं, बल्कि बेस है, और बल्कि बेस के केस में हमेशा हाफमान रूल अप्लाई होता है। कौन सा रूल अप्लाई होता है, हाफमान रूल अप्लाई होता है। और कौन सा एलिमिनेशन है वो भी आपको क्लियर कर दूं, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन है, अर्थात हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों रिमूव हो रहे हैं। तो क्या होगा रिएक्शन वो देखिएगा। ये देखिए यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर भी बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी बीटा हाइड्रोजन है। आपको पता है जब यहाँ से एलिमिनेशन होगा तो ये HCl रिमूव हो जाएगा,
आप चाहो तो इस एसिड को रिमूव कर लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से हमने इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिमूव किया है, क्योंकि बनने वाला प्रोडक्ट तो फिर भी स्टेबल ही होगा आपका। तो आपके पास ये वाली एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आप जरा देखो, इसमें कार्बोनिल ग्रुप है, इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर ये आपका अल्फा हाइड्रोजन है, और अल्फा हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा बेटा, टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। और टॉटोमेरिज्म के वाया हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, पाई बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो फाइनल प्रोडक्ट ये होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट आपका एरोमेटिक हो गया, और एरोमेटिक प्रोडक्ट जो होता है वो आपके नॉन एरोमेटिक से मोर स्टेबल होता है, इसलिए इसमें यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट है वो यही होगा। तो बताइएगा इसमें कौन सा आंसर आपका राइट है। फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग है बेटा, सेकंड आंसर आपका राइट है। अगर आप एलिमिनेशन यहाँ कराते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूँ। जैसे मान लीजिएगा ये एलिमिनेशन हो गया तो फिर क्या होगा, तो जरा आप देखो यहाँ पर पाई बॉन्ड बन जाएगा। अब यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन वाली कंडीशन तो नहीं है, क्योंकि टॉटोमेरिज्म में ये वाली जो सिस्टम है वो कौन सा सिस्टम है, तो ये वाला आपका एक तो 1,2 डायोड होता है, एक 1,3 होता है। तो ये 1,3 डायोड का सिस्टम है, मतलब ये आपके कीटो इनोल का पार्ट है, कीटो इनोल का पार्ट है। बट आप देखो यहाँ पर इसकी अल्फा पोजीशन पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो है बट दोनों हाइड्रोजन sp2 है, और sp2 टॉटोमेरिज्म में इंक्लूड नहीं होता। बट आप देखो इसके यहाँ पर गामा पोजीशन पर अल्फा, बीटा और गामा पोजीशन पर हाइड्रोजन है, और वो भी कॉन्जुगेशन सिस्टम में पाई सिग्मा पाई। तो ये भी आपके टॉटोमेरिज्म में इंक्लूड होते हैं, और ऐसे को बोलते हैं पैरा टॉटोमेरिज्म, इसको हम पैरा टॉटोमेरिज्म भी बोलते हैं। तो ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होकर यहाँ जाएगा तो यहाँ नेगेटिव, और रेजोनेंस के वाया ये भी आपके वही बेंजीन रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट ये होगा, ये एरोमेटिक भी है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में ये आपको एल्कीन गिवन है, इस पर O3ZnH2 के साथ ओजोनोलाइसिस, और वो भी रिड्यूस कैटिव, क्योंकि जिंक की प्रेजेंस में है। ए और बी बनेगा, उसमें से आपका जो बनेगा उसके साथ कैनिजारो रिएक्शन है, अर्थात कंसर्टेड OH माइनस COD डी एल्कोहल है। आपको बताना है आइडेंटिफाई द पॉसिबल प्रोडक्ट, अर्थात आपको बताना है C क्या है। तो सिंपल सा रिएक्शन है, बट इसको मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा। तो देखो, जब भी हम ओजोनोलाइसिस करते हैं तो ओजोनोलाइसिस के फर्स्ट स्टेप में तो ओजोनाइड का फॉर्मेशन होता है, ये आपका ओजोनाइड बन गया। और सेकेंड स्टेप में उसका क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है, ये हाइड्रोलाइसिस हो गया। इससे आपके पास कार्बोनिल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, और जो O है वो H2O2 बनाता है, बट जिंक हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड प्लस वाटर में कन्वर्ट कर देता है। अब आप जरा देखो, अगर ओजोनोलाइसिस करना हो तो उसका शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक ये है कि जहाँ भी आपका डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक करके ऑक्सीजन ऐड कर दो। तो इस बॉन्ड को मैं ब्रेक कर दूंगा, और इस बॉन्ड को ब्रेक करके ऑक्सीजन में दोनों साइड लगा दूंगा। तो बताओ यहाँ से आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या होगा। तो आपके पास यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट ये हो जाएगा। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया तो यहाँ कीटोन आ गया, और ये वाला एक ही कार्बन का है तो यहाँ से ये 4-एल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये A हो गया और ये B हो गया। A वाला आपका कीटोन है विद अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, ये विद अल्फा हाइड्रोजन है, और ये जो है वो विदाउट अल्फा हाइड्रोजन है। और हमें पता है कि कैनिजारो की सबसे एसेंशियल कंडीशन है कि विदाउट अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अर्थात वो कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वही कैनिजारो रिएक्शन करता है। तो इट इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर कैनिजारो रिएक्शन, ये कैनिजारो के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जबकि ये कैनिजारो के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कैनिजारो क्या होता है। कैनिजारो आर द रेडॉक्स रिएक्शन। कैनिजारो एक रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है, एक कंपाउंड का रिडक्शन होता है। जिस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा उससे एसिड बनेगा, जिस कंपाउंड का रिडक्शन होगा उससे अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अगर डिफरेंट हो तो मोर रिएक्टिव का ऑक्सीडेशन, लेस रिएक्टिव का रिडक्शन। बट यहाँ पर आपके पास एक ही कंपाउंड है 4-एल्डिहाइड, तो इसी का ऑक्सीडेशन और इसी का रिडक्शन होगा। तो जब इसका मतलब ऑक्सीडेशन होगा
तब तो HCOONA ये बन जाएगा। और जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये बन गया, और जब इसका रिडक्शन होगा तो इसके रिडक्शन से मेथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बताइएगा यहाँ पर आपके पॉसिबल प्रोडक्ट क्या है। तो बेटा आपका फर्स्ट आंसर राइट है, ये इसका पॉसिबल प्रोडक्ट है। आपका बी CH3CO ये तो रॉन्ग है। सी मेथेनॉल, पर मेथेनॉल तो डी वो पहले ही कह रहा है एल्कोहल है, वो तो उसने पहले ही गिवन है। डी नन ऑफ दीज, तो बेटा इसका आंसर क्या होगा ए। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट आर द ABC इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको बताना है कि इस रिएक्शन में A, B और C क्या है। ये आपके पास कोई कंपाउंड है, सॉरी बेटा यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। ये आपके पास कोई कंपाउंड है, इस कंपाउंड का NaBH4 मेथेनॉल के साथ करना है B बनेगा, PCC के साथ करना है A बनेगा, रेने निकल के साथ करना है C बनेगा। आइडेंटिफाई A, B एंड C। तो देखो बेटा इसमें सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ A के। PCC का मतलब होता है पिरिडीन क्लोरोक्रोमियम वाला पोर्शन है। ये पिरिडीन है, ये वाला कॉम्प्लेक्स है। ये मतलब कैसे बनता है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि पिरिडीन और पिरिडीन का रिएक्शन CrO3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कॉम्बिनेशन से ये आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो आपके 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करता है। तो जरा आप देखिएगा कि आपके पास जो कंपाउंड है उसके अंदर A जो बनेगा वो A क्या होगा। तो ये कीटोन है, ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, और आपको पता है यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल जो है PCC के वाया कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, ये बन गया A। अब देखिएगा B का मतलब है इसका अब हम रिएक्शन करेंगे NaBH4 मेथेनॉल के साथ। सर ये भी आपका माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, जो आपके कार्बोनिल ग्रुप अर्थात RCOR या H इस ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल में। तो जरा देखो आपके पास यहाँ पर ये कार्बोनिल ग्रुप है कीटोन, तो कीटोन को ये किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर भी OH, यहाँ पर भी OH और यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा। ध्यान रखना PCC और NaBH4 दोनों डबल बॉन्ड पर कोई इफेक्ट नहीं करते। अब आता है नंबर C। नंबर C में मैंने रेने निकल के साथ H2 हाइड्रोजिनेशन किया है। बेटा रेने निकल जो होता है वो डबल बॉन्ड का रिडक्शन सिंगल बॉन्ड में कर देता है। किस में कर देगा, सिंगल बॉन्ड में। तो जरा आपके पास जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपका जो कीटोन है वो भी आपके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से डबल बॉन्ड हट जाएगा, यहाँ भी OH आ जाएगा और यहाँ पर भी OH आ जाएगा। तो बताइएगा ये A हो गया, ये आपका B हो गया और ये आपका C प्रोडक्ट हो गया। तो आइडेंटिफाई करो ABC कौन सा राइट है। तो फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड रॉन्ग है, थर्ड में देखो आप, थर्ड में A राइट है, B भी राइट है, C रॉन्ग है क्योंकि C में कीटोन का कीटोन है। तो इसका आंसर D होगा। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमंगस्ट द फॉलोइंग इज एक्वस फेज। आपको बताना है कि इनमें से एक्वस फेज में स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है। तो देखो मैं सबसे पहले तो बात करूं इन गैसेज फेज में बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा इंडक्टिव इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो भी +I। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी कंडीशन पे 3 डिग्री अमाइन इज मोर बेसिक देन 2 डिग्री अमाइन इज ग्रेटर देन
1 डिग्री अमाइन इज ग्रेटर देन अमोनिया। ये कंडीशन होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 3 एल्काइल ग्रुप है, और अगर 3 एल्काइल ग्रुप होगा तो मोर प्लस आई होगा, और अगर मोर प्लस आई इफेक्ट होगा तो मोर डोनर टेंडेंसी। बट अगर मैं बात करूं बेटा इन एक्वस फेज, एक्वस फेज में ये सबसे पहला आपका इंडक्टिव इफेक्ट पे तो डिपेंड करेगा, वो तो बी की तरह हो जाएगा। बट नंबर 2 डिपेंड करता है बेटा स्टेरिक हिंडरेंस। स्टेरिक हिंडरेंस क्या कहती है? स्टेरिक हिंडरेंस व्हेन नंबर ऑफ alkyl group increase around nitrogen, donor tendency decrease। और अगर डोनर टेंडेंसी डिक्रीज तो बेसिक नेचर भी डिक्रीज। तो अगर अकॉर्डिंग टू स्टेरिक हिंडरेंस की मैं बात करूं तो आपका 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। और अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट की मैं बात करूं तो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री होगा। अब आता है नंबर 3। नंबर 3 इसमें आता है बेटा सोल्वेशन एनर्जी। कौन सा एनर्जी? सोल्वेशन एनर्जी। हाँ, सोल्वेशन एनर्जी में भी मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि सर मोर क्राउडेड ग्रुप के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेस होती है, इसलिए उसका सोल्वेशन एनर्जी भी क्या होगा? लेस होगा। तो वही सिस्टम है कि व्हेन नंबर ऑफ आर ग्रुप अल्काइल ग्रुप इंक्रीज अराउंड नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन के अराउंड अल्काइल ग्रुप इंक्रीज होंगे तो ऐसी कंडीशन पर टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड डिक्रीज हो जाएगा। इसके रिजल्टेंट क्या होगा? आपकी जो सोल्वेशन एनर्जी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, और सोल्वेशन एनर्जी अगर डिक्रीज हो जाएगी तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड एसिड भी डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब इस सोल्वेशन एनर्जी पर भी ये इफेक्ट है। तो सोल्वेशन एनर्जी आगे अगर मैं बात करूं तो सोल्वेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। और आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड जितने उसमें ज़्यादा होंगे जिसमें एच ज़्यादा है, तो यहाँ पर इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अब अगर इन तीनों को हम कंबाइंड फॉर्म में ऑब्जर्वर करें तो बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर का कंक्लूजन है बेटा, वो कंक्लूजन यही है कि सबसे ज़्यादा बेसिक 2 डिग्री होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर 3 डिग्री मोर है, यहाँ पर 1 डिग्री मोर है, इसमें भी 1 डिग्री मोर है। तो इन तीनों को कंक्लूजन में किया तो 2 डिग्री को पहले रखेंगे, फिर 1 डिग्री आएगा, और उसके बाद में 3 डिग्री, और उसके बाद में अमोनिया। ये इनकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है जब आपके पास आर ग्रुप हो, कुछ भी हो। बट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ किसके केस में कि इफ़ आर इक्वल टू आपका इथाइल है, तो इथाइल के केस में भी आपका बेसिक स्ट्रेंथ ये होगा। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होगा बेटा? आर, 2 डिग्री। तो बताइएगा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूछा आपने, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा हो जाएगा? इथाइल हो जाएगा बेटा। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा बेटा? इनमें इथाइल है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ये आपके इंटीजर का क्वेश्चन है, इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। क्वेश्चन ये है कि NH2 एनिलीन है बेटा, और एनिलीन का रिएक्शन करना है हमें NaNO2 प्लस HCl, अर्थात HNO2 नाइट्रस एसिड, और इसको हम बोलते हैं डाई एजोटिनेशन रिएक्शन। आपको पता है डाई एजोटिनेशन के वाया बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बन गया। अब आप देखो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन करना है फिनोल के साथ। किसके साथ बेटा? फिनोल के साथ। आपको पता है फिनोल में इसका प्लस आयन इफेक्ट है, और इसके साथ में ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। रिंग में आपको पता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर है, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर है तो ये आपका एक्टिवेटर्स है।
ये आपका क्या है बेटा, एक्टिवेटर्स ग्रुप है, और ये यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, तो इट इज़ द पार्ट ऑफ ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पार्ट है। इसमें ये इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैच होगा तो इसके पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, और यहाँ से आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा ये फिनोल रिंग वाला, यहाँ पर N डबल बॉन्ड N और ये रिंग, ये आपके पास कंपाउंड B बन गया। अब वो कह रहा है कि यहाँ पर ये कंपाउंड B बन रहा है, ये ऑरेंज कलर का डाई है, ऑरेंज डाई, और इसको बोलते हैं एजो कंपाउंड, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजी, ये प्रोडक्ट है। अब हमें बताना है कि इफ मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड B इज X, इसका मोलिकुलर मास X है, देन फाइंड आउट X/2, तब आपको X/2 फाइंड आउट करना है। तो इसका मोलर मास निकालने के लिए सबसे पहले तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लीजिएगा। तो 6 कार्बन इसमें, 6 इसके अंदर है, टोटल 12 कार्बन है, तो 12 × 6 72। नाइट्रोजन 2 है, तो 2 नाइट्रोजन है, 1 का 14 है, तो 28। ऑक्सीजन भी 1 है, तो 1 × 16 = 16। अब हाइड्रोजन कितने हैं वो काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ये 10 हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब इनको हम क्या करेंगे, टोटल सम करेंगे इनका। तो अगर इनका टोटल हम सम करते हैं तो बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन अभी मैंने 6 ही लिखे हैं, 6 इसके भी हैं, तो टोटल 12 हैं, और अगर टोटल 12 हैं तो 144 हो जाएगा। अब आप देखो 6 4 10 8 18 4 5 6 7 8 9 198 इसका मोलिकुलर मास है। उसने पूछा X/2 की वैल्यू क्या होगी, तो 198 में 2 का डिवाइड कर दीजिएगा, 99.00, ये इसका आंसर होगा। अब आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ X + 5/2। आपको X + 5/2 की वैल्यू बतानी है, जहाँ पर वेयर X = क्या है, सुनना, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विद मोलिकुलर फॉर्मूला C6H12। C6H12 एक मोलिकुलर फॉर्मूला है, उसके आपको टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाना है कंटेनिंग साइक्लोप्रोपेन रिंग, जिस पर केवल बेटा साइक्लोप्रोपेन रिंग है। तो सुनो, आप 6 कार्बन है और आपको साइक्लोप्रोपेन रिंग बनानी है। तो देखो सबसे फर्स्ट में स्टार्ट कर रहा हूँ, ये साइक्लोप्रोपेन। अब आप देखो टोटल 6 कार्बन में से 3 कार्बन यूज हो गए, कितने कार्बन बच गए, 3। अब आपको पता है बेटा यहाँ पर 3 कार्बन की चेन होगी, और हमें पता है कि 3 कार्बन की चेन को हम 2 फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखो मैंने सबसे फर्स्ट फॉर्म बनाया ये है, और इसी के अंदर इसका जो सेकंड फॉर्म बनाया वो ये है, अर्थात ये N की फॉर्म में और ये आइसो की फॉर्म में है। तो इसका मतलब 3 कार्बन की चेन पर 3 के साथ ये 2 आपके मतलब क्या हो जाएंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो जाएंगे। अब आता है नंबर 2, 3 मेंबर रिंग है, 3 कार्बन को मैं ऐसे अरेंज कर सकता हूँ। अब 2 कार्बन के साथ में 1, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, ये 2 कार्बन हो गए, और इस 2 कार्बन के साथ में आपका जो 1 कार्बन बचा है उसको मैं अरेंज करूँगा। तो उसको अरेंज करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा बेटा, यहाँ लगा दूंगा दोनों को एक ही कार्बन पर। बताओ फिर नेक्स्ट में क्या करूँगा, नेक्स्ट में मैं अब की बार इसको रोटेट करके यहाँ ले आऊँगा। अब अगर मैं इसको रोटेट करके यहाँ लाता हूँ तो बात एक ही हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों सिमिलर है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि अब की बार इनके ये केवल 2 ही फॉर्म बनेगी। अब आता है नंबर 3। नंबर 3 में अब हम क्या करेंगे, सब पहले हमने 3 रिमेनिंग कार्बन को एक साथ चेन में रखा, फिर हमने 2 कार्बन को चेन में रखा, 1 कार्बन को फ्री किया। अब की बार हम यहाँ से 2 मिथाइल को यहाँ रखेंगे और 1 मिथाइल को यहाँ रखेंगे। अगर मैं इस मिथाइल को रोटेट करके यहाँ लाता हूँ तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, सेम हो जाएगा। और एक स्ट्रक्चर के अंदर मैं क्या करता हूँ बेटा, तीनों मिथाइल को रोटेट कर देता हूँ। तो बताओ इसके टोटल कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गए।
तो दो इसके हो गए, दो इसके हो गए, दो इसके हो गए, टोटल 6 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का फॉर्मेशन हो गया। उसने वैल्यू पूछी है x प्लस 5/2 की, तो x की वैल्यू 6 है, 5 डिवाइड बाई 2, तो बताओ कितना आंसर हो जाएगा, 5.50। ये इसका आंसर होगा। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज। आपको इस कंपाउंड के लिए बताने टोटल कितने स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। कंपाउंड आपके पास 1,2 डाइब्रोमो 3 क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। तो देखिएगा बेटा, यहाँ पर जीआई पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जीआई के लिए कंडीशन है कि आपके पास रिंग पर एट लीस्ट 2 कार्बन sp3 विद डाई सब्स्टिट्यूटेंट होने चाहिए। तो आप देखो, यहाँ पर ये भी डाई सब्स्टिट्यूटेंट, ये भी डाई सब्स्टिट्यूटेंट और ये भी डाई सब्स्टिट्यूटेंट, और दोनों सब्स्टिट्यूटेंट डिफरेंट भी है। तो इसका मतलब यहाँ पर जीआई हो रही है, तो इसमें कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे वो देखिएगा। तो देखिएगा बेटा, मैंने सबसे फर्स्ट जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाया है उसमें ऑल एटम्स आर इन सिस। सभी एटम को मैंने किस पर लिया है, सिस पर। ऑल इन सिस, सभी सिस फॉर्म पर है। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसका ट्रांसफॉर्म बनाएंगे। तो इसके ट्रांसफॉर्म की दो पॉसिबिलिटीज है। एक पॉसिबिलिटीज ये तो है कि 1 ट्रांस है, और 1 ट्रांस में पॉसिबिलिटीज है कि बोथ बी आर इन सिस फॉर्म। आपके यहाँ पर दोनों बी आर सिस फॉर्म में। बट ये भी तो पॉसिबिलिटीज हो सकती है बेटा। क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि आपका बी आर जो है वो ट्रांस में हो, ये वाला, और एक बी आर और एक सी एल सिस में हो। तो इसका मतलब यहाँ पर वही 1 ट्रांस है, बट यहाँ पर पॉसिबिलिटीज ये है कि 1 बी आर एंड सी एल इन सिस फॉर्म में। तो इसका मतलब कितने आइसोमर्स का फॉर्मेशन हो गया बेटा, 3 आइसोमर्स का फॉर्मेशन हो गया। ये तो है जीआई के लिए। और आपको पता है कि साइक्लो कंपाउंड में जीआई के साथ साथ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी होती है, बट शर्त यह है कि वहाँ पर क्रेल सेंटर होना चाहिए। तो आप जरा देखो, इसमें भी क्रेल सेंटर है, ये भी क्रेल सेंटर है, ये भी क्रेल सेंटर है। इसका मतलब इसमें 3 क्रेल सेंटर है, इसमें भी 3 है, उसमें भी 3 है। अब हमें यहाँ चेक करना है कि कौन कौन इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो जरा देखिएगा बेटा, फर्स्ट कंपाउंड मैंने जो आपके ये बनाया है, इसमें यहाँ पर बी आर है, यहाँ पर बी आर है, और यहाँ पर सी एल है। इसके अंदर अगर मैं इस मॉलिक्यूल को यहाँ से काटता हूँ तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। बट अगर इस मॉलिक्यूल को मैं यो काट देता हूँ तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि यहाँ से क्लोरीन तो हाफ हो जाएगा और बी आर को बी आर सुपर इम्पोज कर देगा। तो बताओ, इसमें अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। अब आ जाएगा सेकेंड में। सेकेंड में देखिएगा बेटा, ये बी आर और ये बी आर, दोनों बी आर आपके कहाँ पर है बेटा, बोथ बी आर इन सिस, और आपका क्लोरीन ट्रांस में है। अगर मैं इसको ऐसे काट देता हूँ तो भी दोनों बी आर सुपर इम्पोज कर जाएंगे। इसका मतलब इसके अंदर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसका मतलब इसमें अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये भी आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब आ जाएगा सी वाले में। सी वाले कंपाउंड में देखो आप, यहाँ पर बी आर है, यहाँ पर भी बी आर है, और यहाँ पे सी एल है। अगर मैं इसको ऐसे काटता हूँ तो बेटा बी आर को सी एल सुपर इम्पोज नहीं करेगा, इसलिए पोस्ट नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे काटता हूँ तो बेटा सी एल तो आप हो जाएगा, बट ये बी आर वेज पर है, ये बी आर डेज पर है, तो ये सुपर इम्पोज नहीं होंगे अब की बार। और अगर ये सुपर इम्पोज नहीं होंगे तो यहाँ पर नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, और अगर यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा तो इसके 2 पार्ट होंगे, एक डी और एक एल। तो बताओ टोटल कितने स्टीरियो आइसोमर्स हो गए, 1 2 3 4। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 4.00। इसी के साथ आपका NTA IIT JEE मेंस पेपर नंबर
18 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि बेटा आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन को उसके आंसर के साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बेटा आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, ताकि आपके पास न्यू नोटिफिकेशन आता रहे।